नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस वीडियो में। आप सभी को इस वीडियो का बहुत लंबे समय से इंतज़ार रहा होगा। ये वीडियो आपके सामने अब आ चुकी है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सुपर 100 प्रवेश परीक्षा 2022-23 के प्रश्नों का विस्तृत विश्लेषण है। जो कि प्रश्न मैं पहले दिखाया था आपसे, उस टाइम पर मैंने बोला था कि इसका विस्तृत विश्लेषण मैं लेकर के आऊँगा। पूरे वीडियो का, पूरे प्रश्नों का एक वीडियो सीरीज़ चलेगी। तो ये फर्स्ट वीडियो है, इसमें देख लीजिए कौन कौन से प्रश्न हैं और उसके उत्तर। तो सबसे पहले हम लेते हैं सुपर 100 परीक्षा ए नीट के लिए है, ठीक है। NEET नीट वाले स्टूडेंट में। तो ज़रूरी नहीं है कि ये नीट वालों में आया, तो इस साल ये क्या पता JEE वाले में भी आ सकता है, क्योंकि फिजिक्स का तो वही रहता है ना कि फिजिक्स चेंज तो हो नहीं जाएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री तो आ सकता है, तो इसलिए चाहे तो इसको नीट और JEE दोनों के स्टूडेंट इसको देख सकते हैं, ठीक है। दोनों के लिए ये उपयोगी होने वाला है। यह है पेपर कब का, 2022-23 का। जैसा कि मैंने बताया, फिजिक्स का पेपर है आपको, भौतिकी का। तो सबसे पहला प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या दिया है, विद्युत आवेश का यह सही मात्रक है। ऑप्शन में दिया है एम्पियर, कूलम, वोल्ट और वाट, ठीक है। तो इसका हम लोग पहले विश्लेषण देखते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो हम लोग देखेंगे इसमें क्या है कि विद्युत आवेश होता क्या है और SI मात्रक क्या होते हैं। तो पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। तो विद्युत आवेश क्या होता है, देखिए विद्युत आवेश होता है पदार्थ का वह भौतिक गुण जो पदार्थ को विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर एक बल का अनुभव करने का कारण बनता है, ठीक है। जो विद्युत आवेश होता है वो धनात्मक हो सकता है और ऋणात्मक, ठीक। और मात्रक जो होते हैं वो मुख्यतः 3 होते हैं। कौन कौन से मात्रक होते हैं, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक और एक सहायक मात्रक। अब हम चलते हैं मापन की पद्धति में। हम लोग क्योंकि जब किसी भी चीज़ का मापते हैं किसी भी चीज़ को, इसमें जो आपका प्रश्न दिया गया है कि SI मात्रक, मात्रक का मतलब क्या होता है, मापना। तो SI मात्रक क्या है, उससे पहले हम लोग को किसी मापन के पद्धति के बारे में चलना पड़ेगा। तो हम लोग जब मापन की पद्धति में पढ़ते हैं तो CGS, MKS, FPS और एक आता है SI मात्रक, ठीक है, SI पद्धति। इन तरीके से हम किसी भी चीज़ के वेट या फिर मात्रा को हम लोग क्या करते हैं, मापते हैं मात्रा को, ठीक है। मात्रा को हम लोग क्या करते हैं, मापते हैं। अब SI पद्धति के बारे में इसमें दिया है गया है। तो ये क्या है कि यह मापन की पद्धति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य है। यह पद्धति 1967 के नाप तोल के महासम्मेलन के बाद प्रकाश में आई। तब से है ही यह पद्धति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य हो गई है। इस पद्धति के 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक भी शामिल हैं। अब 7 मूल मात्रक कौन से हैं हम लोग देख लेते हैं। मूल राशि तथा उनके भौतिक मात्रक और संकेत। तो इसमें क्या क्या है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। ये हमारे क्या हैं कि 7 इसमें जो मूल मात्रक हैं, ये 7 मूल मात्रक है। और इसका भौतिक मात्रक जो है ये दिया गया है और इसके प्रतीक यहाँ पर आपको ऑप्शन यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक। तो ये रहा हमारा प्रश्न, मतलब प्रश्न का सॉल्यूशन। अब प्रश्न का हम लोग उत्तर पर आते हैं। तो क्या है कि विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है, विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है। तो विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलम होता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी अवतल दर्पण को 2 भागों में तोड़ने पर निम्नलिखित में से कौन सी राशि के मान में परिवर्तन होगा। पहला ऑप्शन दिया है वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, ध्रुव, फोकस दूरी। अब इसका आंसर मैं चाहूँगा कि आप लोग, मैं इसका दिखाऊंगा लेकिन इसका आंसर आप लोग दें तो ज़्यादा सही रहेगा। देखिए ये क्या है, आपको यहाँ पर चित्र दिख रहा होगा। एक किसका चित्र है, तो आप लोग क्या बोले, अवतल लेंस का, अवतल दर्पण का या कह सकते हैं, ठीक है, अवतल दर्पण का। क्योंकि प्रश्न जो पूछा गया है वो दर्पण से संबंधित है, इसलिए ये क्या है, मान लीजिए अवतल दर्पण है। अब इसमें आप देखेंगे तो इसमें क्या क्या चीज़ दिया गया है, हम लोग पहले उसको देख लेते हैं। वक्रता केंद्र। अब वक्रता केंद्र कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र जो होता है सेंटर पर रहता है। इसके बाद क्या दिया गया है, तो मान लीजिए हमारा जरूरी थोड़ी ना, मान लीजिए ये दर्पण है इतना बड़ा, ठीक। इसमें से अगर इतने पर टूट जा रहा है तो अब इतना बचा, तो इसको हम 2 भाग में ले लेते हैं। एक भाग ऐसा हो गया और दूसरा भाग ऐसा हो गया, यही ना। मान लीजिए हमारा 2 अलग अलग करेंगे तो होगा। तो वक्रता केंद्र तो हमारा यहाँ पर है, यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर जो वक्रता केंद्र यहाँ पर था तो ये तो बीचों बीच था और इन सब के बीचों बीच भी आ जाएगा। लेकिन अब देखिए, देखना है कि इसमें प्रश्न जो बोल रहा है क्या है कि निम्नलिखित राशि में किसमें परिवर्तन होगा। तो वक्रता केंद्र तो वही है,
वक्रता त्रिज्या क्या है कि वक्रता त्रिज्या भी सेम होगी। मान लीजिए अगर 2 सेंटीमीटर हम उसकी वक्रता त्रिज्या लेते हैं तो इसका भी कितना ही होगा, इसका भी 2 ही सेंटीमीटर होगा। कैसे देख लेते हैं, मान लीजिए जैसे ये है तो अगर हम यहाँ पर लेते हैं बीच में, तो ये 2 अगर सेंटीमीटर अभी है तो अगर टूटने के बाद भी हम उसको करेंगे तो वहाँ से 2 सेंटीमीटर पर रहेगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक, अब आगे आते हैं क्या है ध्रुव पर, और ये क्या है फोकस दूरी। फोकस दूरी हमको पता है कि फोकस दूरी जो यहाँ पर f दिया गया है, ये जितने भी हम जब करेंगे तो ये भी निश्चित ही होता है। इसमें जो पोल दिया गया है, पोल क्या होगा, परिवर्तन हो रहा है, पोल में क्या होगा, परिवर्तन में, तो इसमें क्या है कि आंसर क्या हो जाएगा, पोल हो जाएगा। और आप लोग अगर इसका आंसर दूसरा जानते हैं तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, उस पर विचार किया जाएगा और देखा जाएगा कि इसका आंसर वास्तविक में है क्या। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, ध्रुव है। तीसरा प्रश्न आते हैं, किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी वक्रता त्रिज्या होगा। तो इसकी वक्रता त्रिज्या में ऑप्शन दिया 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर। इसका हम लोग देख लेते हैं। क्या होता है कि गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या आप लोग देख रहे हैं r, तथा फोकस दूरी f के बीच में संबंध होता है r = 2f। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि क्या दिया गया है हमको, यहाँ पर फोकस दूरी दिया गया है, फोकस दूरी क्या है हमको दिया गया है, और हमको क्या निकालना है, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या r का मान हमको निकालना है और यहाँ पर f का मान हमको 20 दिया गया है। तो r का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, r = यहाँ पर r = 2 इंटू आपको क्या दिया गया है 20 बराबर क्या हो जाएगा 40। तो r = क्या हो जाएगा 40। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न चौथा दिया, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। तो ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस माध्यम में होती है, आप लोग को इसका आंसर बताना है, ठोस, द्रव, गैस, निर्वात। तो ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है ठोस में। कहाँ होती है, ठोस में, क्योंकि निर्वात में हम लोग अगर कुछ बात करेंगे या कोई भी ध्वनि होगी तो क्या वो गमन कर सकती है, नहीं, वो गमन नहीं कर सकती। ठोस में क्या है, हाँ वो गमन कर सकती है। आप लोग इसका उदाहरण देखने के लिए अगर देखें तो एक क्या है कि एक बंद कमरे में आप लोग थोड़ा सा भी अगर कुछ आवाज़ करते हैं तो देखिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको लगेगा कि कमरा बंद हो और अकेला कमरा हो, मतलब उसमें कुछ सामान न रखा हो, कोई वस्तु न रखा हो, तो वहाँ पर आपकी आवाज़ क्या होगी, गूंजने लगती है। द्रव में क्या है, पानी में आप जाकर के एक बार चिल्लाने का प्रयास करिए, पता हो जाएगा आपको क्या है। और गैस में तो ऐसे भी इसकी ध्वनि की चाल सर्वाधिक नहीं होती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर डी, ठोस होगा। क्या होगा, ठोस। अगला प्रश्न चलते हैं, एक वस्तु अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर रखी जाती है तो इसका प्रतिबिंब कैसा होगा। अब इसका प्रतिबिंब कैसा होगा, इसको देखने के लिए हम लोग इसका सॉल्यूशन पर चलते हैं। तो क्या बोल रहा है प्रश्न, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तब क्या होता है। अब देखिए अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर, ठीक है, तो वक्रता केंद्र यानी सेंटर पर, अवतल दर्पण के सेंटर पर अगर कोई रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रश्न ए है। तो इसका प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा तथा कैसा होगा, उल्टा होगा। कैसा होगा, वास्तविक, उल्टा, और इसकी साइज़ कैसी होगी, समान साइज़ की होगी। तो हम लोग अब देख लेते हैं क्या है, क्या उल्टा कहीं दिया है, नहीं दिया है, और क्या दिया है, वास्तविक दिया है, यानी वास्तविक वाला होगा। तो हम लोग वास्तविक देख लेते हैं, वास्तविक वाले जितने होंगे पहले उसको हम लोग इलिमिनेट कर लेते हैं, यानी ए नंबर होगा या सी नंबर होगा। तो हम लोग का ए वाला और ए तो होगा नहीं। अब बच रहा है इसमें वास्तविक है, वास्तविक है। अब वस्तु के बराबर है, वस्तु से छोटा है, और यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि ये समान साइज है, यानी वस्तु क्या होगा, बराबर होगा। तो इसका आंसर हम लोग क्या पाते हैं, इसका आंसर हम लोग पहला पाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा पाँचवें का, ए नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं, छठवां प्रश्न, एक वस्तु को किसी दर्पण की ओर खिसकाने पर प्रतिबिंब दर्पण से दूर खिसक जाता है। दर्पण होना चाहिए, अब दर्पण कैसा होना चाहिए, अवतल दर्पण होना चाहिए, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, या समतल या उत्तल दर्पण। तो इसका आंसर क्या होगा, अवतल दर्पण। इसका उदाहरण आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो एक काम करिए, एक आप कोई चम्मच ले लीजिए, चम्मच के जो अंदर वाला पार्ट होता है वहाँ पर आप देखने का प्रयास करेंगे तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा। जो बाहर का होता है, अंदर वाला क्या होता है, अवतल होता है। कैसा होता है, अवतल। और बाहर वाला जो बाह्य होता है वो कैसा होता है, बाह्य। ये कैसा होता है, उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सातवां, वाहनों के पश्च दृश्य के रूप में समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण की वरीयता देने का उचित
कारण क्या है, किस कारण से हम लोग समतल दर्पण के स्थान पर अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन क्या दिया है, इसमें सदैव सीधा प्रतिबिंब बनता है, इसमें समतल दर्पण की तुलना में अधिक विस्तृत दिखाई देता है, इसमें समतल दर्पण की तुलना में स्पष्ट प्रतिबिंब बनते हैं, यह समतल दर्पण की तुलना में सस्ता होता है। तो हम लोग इसका उत्तर देखने का प्रयास करते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। प्रतिबिंब का साइज बिंब के वस्तु के साइज के बराबर होता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने बिंब रखा होता है। इसके अतिरिक्त प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है यदि परावर्तन पृष्ठ वक्रित हो तो। ठीक, अब आते दर्पण को इसलिए भी प्राथमिकता देते हैं क्योंकि ये सदैव सीधा बनता है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, सदैव आभासी तथा सीधा होता है। ठीक, यह छोटा होता है तथा इसकी दृष्टि भी बहुत अधिक होती है। अब हम लोग इस यहाँ पर देखने का प्रयास करें। यह सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है, पहला ही आंसर मुझे मिल गया। तो इसका अब क्या, और दूसरा चीज़ देखिए क्या, इसमें समतल दर्पण की तुलना में अधिक विस्तृत दिखाई देता है, विस्तृत क्षेत्र दिखाई देता है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या विस्तृत क्षेत्र दिखाई देता है, तो इसका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक है क्योंकि इसमें बाहर की ओर वक्रित होता है। अतः समतल दर्पण की तुलना में उत्तर दर्पण ड्राइवर के पीछे देखने के लिए समर्थ होता है। इसमें समतल दर्पण की तुलना में स्पष्ट प्रतिबिंब बनते हैं, इसको भी देखने का हम लोग प्रयास करेंगे। यह समतल दर्पण की तुलना में सस्ता होता है, तो इसके बारे में तो लिखा नहीं गया है। तो इसमें उचित कारण हम लोग अगर देखें तो सदैव इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा बनता है। ठीक है, जो कि आपके अवतल दर्पण में क्या है, अवतल दर्पण में आपका सदैव आभासी तथा सीधा होता है। ठीक, वास्तविक नहीं होता, आभासी होता है और सीधा होता है, और ये वस्तु के साइज के बराबर ही रहता है। क्या रहता है, वस्तु के साइज के बराबर, और इसमें क्या है, ये वस्तु के साइज से बड़ा होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, कक्षा में पिछली पंक्ति में बैठे एक छात्र को ब्लैक बोर्ड पर लिखे अक्षर पढ़ने में कठिनाई होती है, तो दृष्टि दोष का क्या कारण है। नेत्र लेंस के दुधिया हो जाना, नेत्र के समंजन क्षमता में कमी, नेत्र लेंस के फोकस दूरी का बढ़ जाना, नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना। इसका हम लोग उत्तर देखते हैं। उपयुक्त क्षमता का अवतल लेंस वस्तु के प्रतिबिंब का वापस दृष्टि मतलब रेटिना पर आता है। इसके कारण क्या है, नेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक होना। क्या है, नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना या फिर अत्यधिक होना। आंसर नंबर क्या होगा, डी होगा। आगे चलते हैं हम लोग, क्या है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पर सूर्य का रक्तताप प्रतीत किसके कारण होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का बड़ विक्षेपण, टिंडल प्रभाव। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, अब हम लोग इसका देखने का प्रयास करते हैं उत्तर। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, प्रश्न क्या था, एक बार देख लेते हैं फिर से। सूर्य का रक्तताप होने का कारण, रक्तताप दिखाई देता है, कुछ घटनाएं अद्भुत परिघटनाएं होती हैं। तो एक इसके बारे में है, प्रकीर्णन के बारे में ही है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न है, भूस्थायी उपग्रह को देखने के लिए आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। इसमें बहुत लोग कन्फ्यूजन हो जाएगा कि नीला दिखाई देगा या फिर ज़्यादातर लोग इसका नीला आंसर बताएंगे, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, काला होगा। तो बोलेंगे यार कैसे काला होगा, तो हम लोग यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न हो तो कोई प्रकीर्णन न हो पाता, तब आकाश का काला प्रतीत होता है। यह अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश काला प्रतीत होता है क्योंकि इतनी ऊंचाई पर प्रकीर्णन सुस्पष्ट नहीं हो पाता। ठीक है, तो एक इस कारण से होता है प्रकीर्णन का स्पष्ट न हो पाना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, काला। कैसा भूस्थायी उपग्रह क्या होता है, ऊपर होता है और वहाँ वातावरण क्लियर नहीं होता, इसलिए वहाँ पर काला दिखाई देता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ये
वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को कम से कम लाइक तो कर दीजिए, जिससे आपके अन्य जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो उनके पास पहुंच जाए। आप लोग शेयर करें या ना करें वो आपकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन आप इसको लाइक करके कम से कम इतना पार्टिसिपेट मैं मान लूँगा कि नहीं आपने इस वीडियो में कुछ पार्टिसिपेट किया है। क्योंकि अगर आप लोग फीडबैक देते हैं तो फिर हमको वीडियो बनाने में अच्छा लगता है, नहीं तो फिर वीडियो क्यों, किस लिए बनाएं, किसके लिए, आप ही लोगों के लिए तो बनाया जा रहा है। अगर कुछ आपको इसमें कमी लगती है तो आप लोग कमेंट करके बताइए, क्योंकि आप लोग बताएंगे उसके बाद ही हम कुछ इसमें इम्प्रूव कर सकते हैं। जो हमको लगता है कि नहीं एक गलती है तो उसको गलती को सुधार किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।